समेकित तो है ही। राजीव जी। जी, राहुल गांधी के अभियान से, बयान से, उनके कार्यक्रमों से बीजेपी परेशान है, आतंकित है, हैरान है, हक्का बक्का है और अलग अलग तस्वीरें राहुल गांधी फेंक देते हैं बाज़ार में, जिससे और परेशान हो जाती है बीजेपी। लेकिन इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी क्या आज से पहले वाली बीजेपी है या बीजेपी भी अब बदल चुकी है? और कांग्रेस क्या आज है या कांग्रेस भी बदल चुकी है? ज़रा समझना चाहता हूँ सिंह साहब आपसे कि दो पार्टियाँ प्रमुख रूप से, बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है और उसमें वो एनडीए को बढ़ाना चाहती है, जैसा बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, और दूसरी तरफ हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में अब पहली बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख को, तो वहाँ भी वो कुनबा बढ़ाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में दो नेता दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन दोनों नेताओं के नाम को लेकर के अमित शाह एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग सभाओं में पूछ चुके हैं कि आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कौन चाहिए, राहुल गांधी चाहिए या मोदी जी चाहिए। यानी वो सर्वे भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी या मोदी के सामने राहुल गांधी कैसे एक दूसरे को ये चुनौती पेश करेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो कैसे देखा जाए इन तमाम पहलुओं को, और उसमें भी आने वाला चूंकि वक्त चुनाव का है, और चुनाव है, लोकतंत्र है, संविधान है, और जब हम बात 2024 के बाद की करते हैं तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं फिर, इसलिए भी समझना चाहता हूँ आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन हुआ है और दोनों ही पार्टियों का रूप, कलेवर, चिंतन धारा बदली है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अटल जी के समय से देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को दृष्टिकोण रखते हुए देखें, तो जो उदारवादी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का था वो निश्चित रूप से एक तानाशाही भरे चेहरे में तब्दील हुआ है। और न सिर्फ तानाशाही भरे चेहरे में तब्दील हुआ है, बल्कि इनका जो आईटी सेल है आगे आने वाले समय में या गोएबल की तरह से, गोबलिज्म की तरह से याद किया जाएगा। इन्हें हिटलर रूप में भले याद किया जाए या न किया जाए वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आईटी सेल का जो स्वरूप है उसको देखते हुए याद किया जाएगा। यही बात कांग्रेस के अंदर भी परिवर्तन आया है। जो कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव मोड में रहती थी, जो कांग्रेस हमेशा पीछे रहती थी, उस कांग्रेस में अब आगे आई है, अब ये आक्रामक रूप में है और जनता के साथ इसने जुड़ाव को शुरू किया है। कांग्रेस एक लंबे समय तक सत्ता में रही, वो सत्ता में जो पार्टी रहती है वो जनता के साथ जुड़ नहीं पाती है। उसका कारण है वो ऑलरेडी पावर में है ही है, तो जनता के साथ उसके पास जाने का ज्यादा आधार नहीं रहता है। उसे कम से कम एक दिमाग में रहता है कि हम तो सत्ता में ही हैं। दूसरे ये है कि जनता भी उससे जो अपेक्षा करती है, और जो भी पार्टी सरकार में रहेगी या जो भी व्यक्ति पावर में रहेगा उसके खिलाफ शिकायतें रहेंगी और बराबर शिकायतें रहेंगी। या तो वो संपर्क बनाए रखे, लेकिन कांग्रेस का जो स्वरूप बदला है पिछले 5 सालों में, उसे देख के साफ लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद को जनता से जोड़ने का फैसला कर लिया। मैं यहाँ पर एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि दोनों का कंपैरिजन मुश्किल है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही स्थिति जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए और गोखले से मिले, और जब गोखले से उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो गोखले ने कहा कुछ मत करो, पहले भारत घूमो। गोखले का ये अंदाजा रहा होगा कि जब तक गांधी भारत को समझेंगे नहीं तो भारत बारे में बात क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस धारणा से, इस मशवरे से प्रभावित होकर भारत जोड़ो आंदोलन रहा है या नहीं रहा है, क्या पृष्ठभूमि में रहेगी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर कि भारत में लोकतंत्र को लेकर तमाम शिकायतें हैं, आपका क्या कहना है, और सबरीना सिद्दीकी को जिस बुरी तरह ट्रोल किया गया ये उनको याद नहीं है। दूसरी चीज, धान बोने को लेकर, धान को मैं एक प्रतीकात्मक समझता हूं। निश्चित रूप से प्रोग्राम रहा होगा कि भाई खेत में अगर उतरा जाए, देखा जाए क्या है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि ट्रैक्टर पर बैठे हैं, उनकी टी शर्ट पर कीचड़ का दाग तक नहीं लगा। मैंने कहा वो धान रोपने गए थे और वहां बैठे हुए हैं, तो कहा कि क्या आपको प्री प्लान नहीं लगता? हम कहे प्री प्लान भी हो सकता है, राजनीति भी है, लेकिन इस तरह की राजनीति लंबे समय तक गायब रही। इस तरह की राजनीति मंदिर की राजनीति से, इस तरह की राजनीति हिंदू मुस्लिम टकराव की राजनीति से, इस तरह की राजनीति झूठ बोलने की राजनीति, इस तरह की राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी मॉडल की गारंटी देने की राजनीति से बेहतर है, और इस तरह की राजनीति का स्वागत किया जाना चाहिए। इसीलिए आज हरियाणा के तीनों लोग बौखला हुए, तीनों का बयान देखिए। एक कहते हैं कि दिन भर की मजदूरी बची,
एक कहते हैं कि ट्रैक्टर का कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं था, एक कहते हैं सुरक्षा की बात थी। लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता है गृह मंत्री हरियाणा सर को कि जैसे ही वहां से मूवमेंट होता है वीआईपी कार गेट का, तो राहुल गांधी आज भी सुरक्षा में है और इनके पास सीआरपी या एनएसजी की सुरक्षा है। इनका अपना कंट्रोल रूम है, वो जैसे ही मूव करते हो, जहां भी जाते हो, आगे बताते चले जाते कि यहां जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कहना था कि हमने पहले बता दिया होता, तो पहले बता दिए होते तो क्या पता रोक लगा देते। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा हमें कि आखिर ये लोग राहुल गांधी के प्रति हमलावर क्यों हैं। राहुल गांधी के प्रति हमलावर इसीलिए हैं कि इनको शुरू से ही अंदाजा था कि यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हम लोगों को एक बड़ी चुनौती पेश कर देगा। इसीलिए अरबों रुपया खर्च करके तमाम आईटी सेल के पैसे से एक नकारात्मक छवि गढ़ी गई और यह छवि अब जब ध्वस्त हो गई है, पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, बल्कि आईटी सेल का झूठ भी खुल गया है। रोज कोई कोई बात ऐसी सामने आती है जबकि अमित मालवीय का झूठ खुल जाता है। ट्विटर पर मैं देखता रहता हूं, अक्सर चीजें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, प्रोग्राम्स में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वो बौखलाहट है। तो जब बौखलाहट में आप आएंगे तो बहुत सी गलतियां करेंगे और इसलिए जेपी नड्डा को गुजरात में ये नहीं बता पा रहे कि 9 साल में क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि लंदन में उन्होंने क्या किया। और बात अगर लोकतंत्र की भी होती है तो प्रशांत जी ने बड़ा ये नई जानकारी, जो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो अमेरिका से जो शिष्टमंडल आया हुआ है वो इस लोकतंत्र की बात करने आया है। निश्चित रूप से अंदर खाने को उनकी गंभीरता से चर्चा हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आपने ऑप्शन दिया है कि फिर पस्त हुई, रोज कोई न कोई ऐसा मौका आ रहा है जिसमें जो अपने को डिफेंसिव पा रहे हैं और पस्त होते जा रहे हैं। और उनका जो मोदी ब्रांड है वह तो खत्म हो चुका है और इसे तो आरएसएस में भी मान लिया है कि अब उस चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा, अब हिंदुत्व वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए के रूप में संगठित करना शुरू किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, अभी इसका ड्राफ्ट ही नहीं है, और यदि इसको सीए की तर्ज पे बनाया गया, एंटी मुस्लिम जानबूझ के बनाया गया और बिल्कुल बेवकूफों की तरह से इसको अगर ड्राफ्ट किया गया, तो इसका असर एनडीए के कुंबे पर ही पड़ेगा। हालांकि कुंबा अभी भी बना नहीं है, लेकिन जैसे इनकी कोशिश हो रही है वो हो रही है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं और ऐसी बड़ी चुनौती बन गए हैं जिसका उत्तर इन्हें मिल नहीं रहा है, इसलिए कंफ्यूज है। कि एक पार्टी के लिए राजीव जी, सरकार को देश के लिए सोचना चाहिए। लेकिन जो सियासत है, इस सियासत में क्या लगता है सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक राजनीति जो होती रही है, ये राजनीति बीजेपी इससे बाहर निकल पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक चुनौती पेश कर रहे हैं और उस राजनीति के काट के हिसाब से आगे तो बढ़ना होगा, पैरेलली आना होगा। तो क्या लगता है कि हम आने वाले समय में ये जो जाति आधारित राजनीति और खासकर दो समुदायों संप्रदायों की जो राजनीति हो रही है उससे बाहर निकलते देखेंगे पार्टियों को और खासकर बीजेपी को? राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोर एजेंडा जो हिंदू मुस्लिम राजनीति है, या इसको एक शब्द में कहें तो द्विराष्ट्रवादी राजनीति है, तो सावरकर और जिन्ना का जो मिला जुला है जुगलबंदी थी कि धर्म ही राष्ट्र है, उससे अलग हटने की कोशिश करेगी या उसको हट के देखेगी। आप ये यूसीसी सिर्फ अपने लोगों के लिए ला रहे हैं। इनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका जो अपना कोर वोट बैंकर है, वो इनसे पूछ रहा है कि आखिर ये कब तक आएगा। ये वही वो कोर बैंकर है, वही वो कोर वोट बैंक है जो 370 के लिए कहता था कि इसको लागू करिए, परिणाम चाहे जो हो आप इसको लागू करिए, सीए इसको लागू करिए, चाहे परिणाम चाहे जो हो। नतीजा ये हुआ कि 370 लागू करने के बाद आज तक सरकार की हिम्मत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की नहीं पड़ी, और सीए लागू करने के बाद उसकी नियमावली नहीं बना पाए। यूसीसी का ड्राफ्ट अब ज्यादा समय नहीं है, जब अधिवेशन अगर 20 तारीख से प्रस्तावित है तो निश्चित रूप से उसमें आ ही जाएगा ड्राफ्ट। ऐसा तो है नहीं कि एक पन्ना कागज जाएगा और उस पर लिखा जाएगा कि नहीं हम यूसीसी लागू करते हैं। तो जो डिटेल ड्राफ्ट होगा उसके क्लास होंगे, सब क्लास होंगे, तमाम एक्सेप्शन होंगे, कई चीजें होंगी, तो हम बहस उस पर कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये यूसीसी के लाने का मकसद यही है कि अपने कोर बैंक को
वो बैंको जो इस बात के लिए बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है और जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है कि देश इस्लामिक स्टेट बनने वाला है, हिंदू मुस्लिम ही साथ साथ रहना नहीं रह सकते और धर्म ही राष्ट्र है, इसके सेटिस्फाई करने के लिए ये यूसीसी का ये कानून ला रहे हैं और बाकी लोगों के लिए नहीं ला रहे हैं। अब उसमें कितना आप लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू मुस्लिम की जो इनकी बहुत पुरानी रणनीति है दोनों को आपस में लड़ाने की और लड़ा के ही अपना उल्लू सीधा करने की, उससे अलग हट पाएंगे। जी जी जी, यानी कि आने वाले समय में अभी, और उसमें भी यूसीसी एक तो है ही, और कहा जा रहा है कि यूसीसी भी कहीं ना कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है, या वो विचार यहाँ पे है। लेकिन इस विचार को, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, कि अगर इसको थोपने की कोशिश होगी तो शायद उनका जो एनडीए का कुनबा है वो कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक मिनट और जोड़ना चाहूँगा कुनबा। जी जी सिंह साहब, एक मिनट और जोड़ना चाहूँगा कि बेसिक फंडा भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने समझा है, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं ये है कि बिना राजनीतिक ध्रुवीकरण के कोई चुनाव नहीं जीत सकते। गवर्नेंस के मुद्दे पर ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते, अपनी उपलब्धियों पर ये कोई चुनाव नहीं जीत सकते, सिवा भावनात्मक मुद्दा के, बिना ध्रुवीकरण के। और ध्रुवीकरण तभी होगा जब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को मेरी यही सलाह है कि उन्हें कम से कम ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को कभी भी ध्रुवीकरण के इशारे पर नहीं ले जाना है, किसी भी रिलीजियस टच नहीं देना है। जिन मुद्दों पर आज पार्टी चल रही है, जिन मुद्दों पर आज जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, कांग्रेस को उसी पर अड़े रहना चाहिए। अन्यथा ये जानबूझ के कोशिश करेंगे कि हम ध्रुवीकरण के मुद्दे पर जाएं, हिंदू मुस्लिम मैटर करें। जी जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के इनको ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो ज़्यादा भाता है, और उस मुद्दे को सामने लाने की कोशिश। और वरना राहुल गांधी जिस अंदाज में राजनीति कर रहे